नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेज की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम इंडिया एंड वर्ल्ड करंट जीके के तहत CACP पर चर्चा करने जा रहे हैं। CACP क्या होता है और वर्तमान में ये क्यों चर्चा में है, उसी को आधार बनाकर हम इस लेक्चर को पूरा करेंगे। इसके अलावा दो छोटे छोटे कंटेंट और है, उन्हें भी आप गंभीरता से लें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर करें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं उन्हें आप डाउनलोड कर लें। तो अब मैं अपना लेक्चर प्रारंभ करता हूँ। पहले लेक्चर के तहत जो न्यूज़ है वो ये है कि CACP ने सरकार को ये सुझाव दिया है कि वो 5,000 रुपये किसानों को फर्टिलाइज़र सब्सिडी के रूप में दे, डायरेक्ट खाते में जमा कराए। ये सरकार को सुझाव दिया है। एक लाइन लिखिए, CACP का सरकार को सुझाव। यहाँ पर सरकार से मेरा मतलब केंद्र सरकार है। क्या सुझाव दिया है कि किसानों को प्रतिवर्ष 5,000 रुपये फर्टिलाइजर मतलब उर्वरक बोलते हैं इसको, फर्टिलाइजर सब्सिडी के रूप में दिए जाए। कहने का मतलब यह है कि 5,000 रुपये पर ईयर किसानों के खाते में जमा कराए जाएं, ताकि वो उर्वरक से संबंधित जो भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं वो खरीद सके। ये सुझाव दिया है, ध्यान रखिए, सुझाव है। सरकार को कहा है। अब सरकार आगे क्या डिसीजन लेती है ये भविष्य के गर्भ में है, देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहूँगा कि 5,000 रुपये देने का सुझाव दिया है, इससे पहले कितने दिए जा रहे हैं ये क्वेश्चन आ चुका है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं। ध्यान रखिए, एक लाइन लिखिए, स्टार डाल के या नोट डाल के लिखो। अब तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं। ये डायरेक्ट इनके खाते में जमा हो रहे हैं, 6,000 रुपये। अब यदि सरकार इस 5,000 के सुझाव को मान लेती है तो फिर किसानों को प्रतिवर्ष 11,000 रुपये मिलेंगे। ये न्यूज़ है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा, उस होमवर्क को आपने करना है। ये है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ये कब प्रारंभ हुई, किन के लिए है, कौन से किसान शामिल है, वो सारी बातें आपको देखनी है और ये आप खुद करोगे, लेकिन इसमें भी ज़्यादा जहमत आपको उठानी नहीं पड़ेगी। टेलीग्राम जो है अपना जो टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, जिन बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है और नहीं ज्वाइन कर रखा है उनका कुछ नहीं कह सकते हम, क्योंकि मैं तो रोज़ाना डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डालता हूँ। यदि उसको नहीं डाउनलोड कर रखा है, नहीं देखते हो, तो ये उनकी अपनी समस्या है। हो सकता है उनके पास वक्त की बहुत ज़्यादा कमी हो, लेकिन ये वक्त की जो बहुत ज़्यादा कमी होती है ना, कई बार नाकामयाबी के कारणों में शामिल होने की प्रबल क्षमता रखती है। तो उन बच्चों को मैं वापस कहना चाहूँगा कि उसको जाके वहाँ पर ज्वाइन कर ले टेलीग्राम को, मैंने लिंक दे रखा है।
उस टेलीग्राम में जब मैंने ये योजना आई थी, तब जो वीडियो बनाया था, जो लेक्चर बनाया था, उस लेक्चर का मैंने लिंक दे रखा है। उस वहां पर जैसे ही आप उसको क्लिक करोगे, आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी और उसको आपने यहां पर लिखना है। तभी आपके नोट्स कंप्लीट होंगे, तभी आपका ये टॉपिक कंप्लीट होगा, नहीं तो आपका टॉपिक अधूरा माना जाएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन तो आ ही चुका है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कितने रुपए दिए जा रहे हैं, ये तो आ ही चुका है। अब स्टार्टिंग कब हुई, किन के लिए है, कौन से किसान शामिल है, ये मैं बताने नहीं जा रहा हूं, ये आपको वहां पर देखने हैं और उसको यहां पर उतार लेना। बिल्कुल सिस्टमेटिक अपडेटेड हो जाएंगे आपके नोट्स। क्लियर? और तो और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अब आप नहीं देखते हो, नहीं करते हो, ये आप लोगों की अपनी समस्याएं हैं। जितनी समस्याएं घेर सकते हो घेरते रहिए, आपकी अपनी मर्जी। हमारा कहने का फर्ज होता है, बता दिया, आगे आप जानो, आपका काम जाने। अब आइए, अब देखिए सीएसीपी क्या होता है। नेक्स्ट हमारा पड़ाव ये होगा, सीएसीपी क्या है। आइए, इसका पूरा नाम है कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। आप इसको कह सकते हो कृषि लागत व मूल्य आयोग। कृषि लागत व मूल्य आयोग। तो अब यहां से आपके क्वेश्चन और बन जाता है, किसानों को सब्सिडी देने के संबंध में कौन सा आयोग सुझाव देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसानों को सब्सिडी देने के संबंध में कौन सा आयोग सुझाव देता है। ऑप्शन में डाल देगा कृषि लागत व मूल्य आयोग, ये दे देगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कारण और बता देता हूं क्यों इंपॉर्टेंट है। एक लाइन लिखा रहा हूं, यहां पे लिखना, यह आयोग एमएसपी के लिए भी सरकार को सुझाव देता है। एमएसपी बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है ये। एमएसपी क्या है? ये है मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। पहली बात तो पूरे नाम ही पूछ ले जाते हैं। एमएसपी का पूरा नाम क्या है, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, ये पूछे गए हैं। और अब तो वैसे भी इंपॉर्टेंट बन गया है, क्योंकि अभी आप सुन रहे होंगे कृषि से संबंधित 3 बिल पारित किए गए हैं जिनका काफी विरोध हो रहा है। आप सोच रहे होंगे कि सर ने अभी तक इनके बारे में क्यों नहीं बताया। वो बताया इसलिए नहीं कि उस टॉपिक को तैयार करने में थोड़ा सा वक्त दे रहा हूं मैं। वक्त इसलिए दे रहा हूं क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट है कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। तो आज शायद कल मानसून सत्र समाप्त हुआ है, तो आज के एक अखबार में आपको मिल जाएगा मानसून सत्र समाप्त हुआ है। तो मैं यही देख रहा था ये कब समाप्त हो जाए और कब उसको मैं अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट आपके सामने कर सकूं। तो जो अपना आगामी वीडियो होगा वो उन विधेयकों पर ही संबंधित होगा। उसमें आपको पक्ष विपक्ष सब बताया जाएगा और आपके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं वो वहां पर आपके सामने होंगे। वक्त लेने का कारण यही होता है ताकि हम उस टॉपिक को 100% दे सके। देने को तो मैं उसी दिन ही बता देता सारा, आप घूमते रहते। क्लियर? तो थोड़ा सा धैर्य भी रखें ताकि हम किसी टॉपिक को बहुत आसानी से समझ सकें। और किसान जो विरोध कर रहे हैं, क्या उनको विरोध करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी बातें हम वहाँ बखूबी करेंगे। तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। अब ये एमएसपी मैंने कहा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस बिल से संबंधित जो बातें हैं कि अब एमएसपी नहीं आएगा। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर कहा कि नहीं, एमएसपी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो आती रहेगी, वो हमेशा आपको मिलती रहेगी। तो फिर एमएसपी इंपॉर्टेंट हो गया ना।
तो इसका पूरा नाम मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं भी एमएसपी क्या होती है। देखिए, अर्थव्यवस्था में डिमांड व सप्लाई, मांग और पूर्ति का नियम चलता है। मांग ज़्यादा होती है, पूर्ति ज़्यादा होती है, ये सारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। भी जैसे यदि पूर्ति ज़्यादा होगी, मतलब फसल ज़्यादा हो गई, तो डिमांड क्या होगी? कम। ओबियसली बात है, यदि टमाटर की फसल ज़्यादा हो गई तो टमाटर की डिमांड कैसी होगी? कम होगी। डिमांड कम होगी तो मूल्य कैसा होगा? कम। टमाटर सस्ते, देखते नहीं मार्केट में टमाटर ही टमाटर आ जाते हैं, मार्केट में आलू ही आलू आ गए। और जैसे ही डिमांड तेज होगी, डिमांड तेज कब होगी? जब सप्लाई कम होगी, माल कम आ रहा होगा, तो डिमांड तेज हो जाएगी। डिमांड तेज हो जाएगी तो मूल्य भी ज़्यादा हो जाएगा। अब ये मूल्यों में जो उतार चढ़ाव बना रहता है, इससे किसान प्रभावित ना हो, इसके लिए सरकार क्या करती है? एक मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस देती है। कहती है जैसे गेहूं है, तो गेहूं को जैसे मान लीजिए 1500 रुपये प्रति क्विंटल आपको रेट मिल जाएगा। ये मिलेगा ही मिलेगा, चाहे डिमांड व सप्लाई कितनी भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब मांग और पूर्ति का जो सिद्धांत है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं लगता है, इस पर नहीं लगेगा। किसानों को ये कहा जाएगा कि मार्केट में स्थिति कैसी भी हो, उसकी आप छोड़िए, हम आपका जो गेहूं है उसको हम 1500 रुपये में खरीदेंगे, सरकार ये कहती है। इसे ही हम कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस होती है। इसकी अपने इकोनॉमिक्स में फुल डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। अब यहां जो आपके क्वेश्चन है वो ये है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का सुझाव कौन देता है? ध्यान रखें, यहां मैं सुझाव शब्द, सिपाही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। सुझाव देने का काम कौन करता है? सीएसीपी। अब इसको मिला के वैसे पूछ लेगा ये। क्लियर? आइए अब देखिए, ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, वहां देख लोगे, एक लाइन लिखना चाहो तो आप न्यूनतम समर्थन मूल्य के नीचे लिख दीजिए, ऐसा मूल्य जो किसानों को उनकी फसल के लिए सरकार उपलब्ध करवाती है। सरकार उपलब्ध करवाती है, ये मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस होता है। सरकार उपलब्ध कराएगी, सरकार मूल्य करेगी और कहेगी इस पर हम खरीद रहे हैं, और मार्केट का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बाजार में क्या स्थिति है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मांग पूर्ति, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है। इससे किसानों को फायदा होता है, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी फसल कम से कम इतने में तो बिकेगी ही बिकेगी, तो वो निश्चित हो जाता है। तो उसकी निश्चितता के लिए ये एमएसपी होता है। क्लियर? तो इस टॉपिक को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को क्लियर करने के बाद ही पूरा माना जाएगा। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर लीजिए। आज के न्यूज़पेपर में एक बात आई है, दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची। हालांकि ऐसे तो नहीं है कि इसको कितना नंबर मिला, ये कितने नंबर पर है, ऐसा कोई याद रखने की आवश्यकता नहीं है। उसके अंदर से हमें क्वेश्चंस निकालने हैं। वो कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझना। लिखिए, दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची। ये जारी हुई है सितंबर 2020 में टाइम के द्वारा हुई है ये।
एक तो यहां पर क्वेश्चन बनता है ये टाइम क्या है। तो ये जो टाइम है ये है अमेरिका की पत्रिका है, एक मैगजीन है, ये अमेरिका की मैगजीन है। तो आपसे यहां पर क्वेश्चन बन जाता है कि टाइम पत्रिका का संबंध किस देश से है, ऐसे बनता है। ध्यान रहे, हमें कई बार लगता है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन गड़बड़ी करते हैं। फिर हम कहते हैं यार ब्रिटेन की नहीं है क्या, यार ऐसा तो नहीं है कहीं रशिया की हो या चाइना, तो फिर है ही। तो अपने आप को मजबूत बनाए रखें, इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। हालांकि ओवर कॉन्फिडेंस नुकसान देता है। तो ध्यान रखें, टाइम पत्रिका अमेरिका की पत्रिका है। अब इसमें किन लोगों को शामिल किया है उनकी बात करते हैं। सबसे पहले लिखिए आयुष्मान खुराना, ये फिल्म अभिनेता है, एकमात्र यही अभिनेता है जिन्हें इस सूची में शामिल किया गया है फिल्म अभिनेता के रूप में। लिखिए एकमात्र अभिनेता जिन्हें इस सूची में स्थान मिला। इस वर्ष की बात कर रहा हूं, हालांकि पहले कई अभिनेताओं को मिला हुआ है, कि ऐसे मत समझना केवल इन्हीं को मिला है। मतलब इस वर्ष इस सूची में इन 100 लोगों में ये एक ही अभिनेता है स्थान मिला। सुंदर पिच्चई। अब पेपर उठा के देखिए, आया हुआ है कि गूगल के सीईओ कौन है, सुंदर पिच्चई। और गूगल के बारे में मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की कोई आवश्यकता है। सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। क्लियर। तीसरे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब इनके बारे में जो मैं बात बताने जा रहा हूं, तो कई लोग इसको इस वे से ना ले कि गुरुजी इनके बारे में कुछ ज़्यादा ही बात करते हैं, और लेना चाहे तो ले भी सकते हो, इससे हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जो बात इस पत्रिका ने कही है हम वही कर रहे हैं, और बाकायदा इसकी एक कटिंग मैं आपको टेलीग्राम पे भी सेंड करूँगा, वहाँ भी आप इसको देख सकते हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हालांकि इस पत्रिका ने इसमें प्रभावशाली लोगों की सूची में जारी किया है, लेकिन इस पत्रिका ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष भी किया है। और कटाक्ष इस मायने में किया है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और लोकतंत्र का अर्थ केवल यह नहीं होता है कि हम एक स्वच्छ तरीके से चुनाव करवाएं। स्वच्छ तरीके से चुनाव कराना लोकतंत्र नहीं है, जबकि लोकतंत्र सही मायने में यह है कि वहां पर समानता हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सब वहां समान रूप से हो, समानता की स्थिति हो वहां पर। बाकायदा दलाई लामा ने इस पर अपना एक स्पष्टीकरण भी दिया था कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर सभी धर्मों के लोग आपस में प्रेम भाव और समान रूप से रहते हैं। दलाई लामा, आप तिब्बत के जो धर्मगुरु हैं, उन्होंने भी ये कहा था। लेकिन टाइम पत्रिका ने इन सभी स्थितियों के बारे में ये कहा है कि ये जो स्थितियां भारत की है, कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसमें सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाता है, सभी धर्मों को समान अधिकार है, उनकी धार्मिक रक्षा की जाती है। इस स्थितियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काल को संशय में डाल दिया है और एक संदेह के घेरे में डाल दिया है कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाता है। ये बात एक संशय के घेरे में है, संदेह के घेरे में है। ये बात टाइम पत्रिका ने कही है, और बाकायदा इस आज के न्यूज़पेपर में आपको ये मिल जाएगा। तो इस वे से ना लेके चलें, ये परिस्थितियां होती है जो हमें आंकलन करनी होती है, तभी हम एक सही चीज़ के पीछे न्याय कर लेते हैं। और चौथे जो है ये मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ। एक मैं आयुष्मान खुराना को ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ, इसको बाकायदा ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। बिल्किस बानो, इसको काफ़ी हाईलाइट किया गया है। ये शाहीन बाग की दादी के नाम से जानी जाती है। याद कीजिए, दिल्ली के शाहीन बाग में एक विरोध हुआ था। सीएए के विरोध में
मुख्य चेहरा थी ये। जो नागरिकता संशोधन बिल था उसके विरोध में जो विरोध हुआ था शाहीन बाग में, काफ़ी चर्चा में रहा था, उसमें ये मुख्य चेहरा थी। तो बिल्किस बानो को टाइम पत्रिका ने अपने प्रभावशाली लोगों की सूची में जारी किया। यहाँ पर आपके ये क्वेश्चन ये बनता है कि या तो ऐसे पूछा जाता है कि शाहीन बाग की दादी के नाम से किसे जाना जाता है, या कहेगा बिल्किस बानो चर्चा में क्यों रही। तो शाहीन बाग में सीएए के विरोध के कारण वर्तमान में जो क्वेश्चंस है वो इसी तरीके से बन रहे हैं। क्लियर? आइए, एक बात और है जो मैं कहना चाहूँगा, ये नेक्स्ट डाल दीजिए। एक छोटा सा पॉइंट और लिखिए। ये प्रभावशाली लोगों की सूची खत्म होगी। शिवांगी सिंह चर्चा में है, ये मैं अच्छा क्वेश्चन मानता हूं। वायुसेना के रफाल विमान को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट, वायुसेना के रफाल विमान को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट है ये, और वाराणसी से संबंधित है ये अच्छा क्वेश्चन है। राफेल विमान के बारे में काफ़ी बारे में आपको बता चुका हूं, और ये जो राफेल विमान है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना, जो आपके राजस्थान एसआई में क्वेश्चन आया भी था, ये फ्रांस से खरीदे हैं। यही क्वेश्चन आया था कि राफेल विमान का सौदा किस देश के साथ हुआ है, फ्रांस के साथ। अब देखिए कितना एक छोटा सा सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया गया। ऐसे क्वेश्चन निकाले जाते हैं, तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। तो दोस्तों, आज हमने CACP को आधार बनाकर एक लेक्चर तैयार किया है, और इसके अलावा दुनिया के प्रभावशाली लोगों की सूची में आयुष्मान खुराना और बिल्किस बानो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, और शिवांगी सिंह राफेल को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट, राफेल को उड़ाने वाली, ध्यान रखना महिला पायलट तो और भी बहुत हैं। तो दोस्तों, ये लेक्चर आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो इसे सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, क्योंकि मेरी उम्मीद आपसे बंधी हुई है। इसके अलावा टेलीग्राम में जो लिंक दिए गए हैं, जिसमें मैंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लिंक भी शेयर किया है, आप वहां पर जाके इस योजना को देखें और जो टॉपिक कराया है उसको अंतिम रूप दें। तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।